वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम कुछ दिनों से रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी पढ़ रहे हैं। कल हमने उनका लेसन पढ़ा, कैनवास रणनीति का अनुसरण करें। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, अपने आप को संयमित रखें। लेट्स बिगिन। अपने आप को संयमित रखें। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने महानतम उपलब्धियां अर्जित की हैं वे ऐसे लोग हैं जो अपने आप ही में रहते हैं। ये वे लोग हैं जो कभी उत्तेजित नहीं होते हैं या आत्मनियंत्रण नहीं खोते हैं, बल्कि वे हमेशा शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं और बहुत ही विनम्र व आत्मसंयमी होते हैं। बुकर टी वॉशिंगटन। जो लोग जैकी रॉबिन्सन को एक युवा लड़के के रूप में जानते थे, उन्होंने शायद कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि वे एक दिन जैकी को मेजर लीग बेसबॉल में पहला अश्वेत खिलाड़ी बनते देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वह प्रतिभाशाली नहीं था या अंततः श्वेत लोगों के खेल बेसबॉल में प्रवेश पाने का विचार समझ से परे था। बात यह है कि वह संयम, धैर्य और शिष्टतापूर्ण आचरण के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था। एक किशोर के रूप में रॉबिन्सन अपने दोस्तों के एक छोटे से गिरोह के साथ भाग गया था। यह ऐसा गिरोह था जिसके सदस्य आए दिन किसी न किसी झगड़े या विवाद में फंसते रहते थे, जिसके कारण नियमित रूप से उन्हें स्थानीय पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते थे। एक बार उसने एक साथी छात्र को जूनियर कॉलेज पिकनिक में लड़ाई के लिए चुनौती दे दी थी, क्योंकि उसने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। एक बार बास्केटबॉल खेल के दौरान उसने एक श्वेत प्रतिद्वंदी को बॉल से इतनी जोर से मारा था कि वह लड़का बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसे पुलिस के साथ बहस करने और चुनौती देने के लिए भी कई बार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसके साथ गलत किया गया था। UCLA में शुरुआत करने से ठीक पहले की वह रात उसने जेल में बिताई थी और उसी घटनाक्रम के दौरान एक अधिकारी ने उस पर बंदूक तान दी थी। एक श्वेत व्यक्ति से लड़ने के लिए उतारू हो जाने के लिए जिसने उसके दोस्तों का अपमान किया था और इसके अलावा नस्लवाद के खिलाफ विरोध को भड़काने की अफवाहों के चलते जैकी रॉबिन्सन ने 1944 में टेक्सास के कैंप हुड में एक सैन्य अधिकारी के रूप में अपने करियर को उल्लेखनीय ढंग से समाप्त कर दिया था। यह घटना तब घटित हुई जब एक बस चालक ने बेस शो में नस्ल के आधार पर अलगाव को रोकने वाले कानून मौजूद होने के बावजूद उसे पीछे की सीट पर बैठने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। ड्राइवर के साथ बहस और झगड़ा करके और फिर उस झगड़े के बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को सीधे चुनौती देकर जैकी ने कई घटनाओं के एक सिलसिले की शुरुआत कर दी थी। एक के बाद एक घटी उन्हीं घटनाओं के कारण उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। कोर्ट मार्शल से बरी कर दिए जाने के बावजूद इस घटना के कुछ ही समय बाद उसे सेना से बर्खास्त कर दिया गया। उसने जो किया था वह न सिर्फ समझने योग्य और स्वाभाविक था, बल्कि शायद यही वह सही कार्य था जिसे किया जाना चाहिए था। उसको किसी और को उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों करने देना चाहिए? किसी भी व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जब लोगों को इस तरह के दुर्व्यवहार को सहन करने का चुनाव करना पड़ता है। क्या हमारे लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण नहीं है कि हम उन्हें हासिल करने के लिए कुछ अतिरिक्त मुश्किलों का सामना कर सकें, किसी तरह के दुर्व्यवहार को सहन कर सकें या उनके लिए अपने ईगो को त्याग सकें? जब ब्रुकलिन डोजर्स के प्रबंधक और मालिक ब्रांच रिकी ने जैकी में बेसबॉल के पहले अश्वेत खिलाड़ी बनने की संभावना को देखा तो उनका एक ही सवाल था, क्या तुम्हारे अंदर वो साहस है, वो धैर्य है? रिकी ने उससे कहा, मैं एक ऐसे बेसबॉल खिलाड़ी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें इतना धैर्य और समझ हो कि वह अपने जज्बातों को काबू में रख सके, किसी अनचाही बात पर किसी से लड़ने पर उतारू न हो जाए। दरअसल उन दोनों की प्रसिद्ध मीटिंग में रिकी ने उस तरह के दुर्व्यवहार के नाटक की व्यवस्था की थी जिस तरह के दुर्व्यवहार का सामना रॉबिन्सन को तब करना पड़ता जब वह रिकी की चुनौती को स्वीकार कर लेता। एक होटल क्लर्क ने उसे कमरा देने से मना कर दिया। एक रेस्टोरेंट में एक असभ्य वेटर उसके साथ अटपटे तरीके से पेश आया। एक प्रतिद्वंदी उसके साथ बात करते समय अभद्र भाषा में जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस रॉबिन्सन ने रिकी को आश्वासन दिया कि अब वह ऐसी चीज़ों को संभालने के लिए तैयार था। और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे जो रिकी के साथ जाना चाहते थे।
लेकिन रिकी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अपने ईगो को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो, जिसका ईगो उसे बड़ी तस्वीर देखने से न रोक पाए। जैसे ही उसने बेसबॉल के फार्म सिस्टम में पदार्पण किया और इसके बाद उसे पेशेवर खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिला, तो रॉबिन्सन को इस सर्विस स्टाफ या कम बोलने वाले खिलाड़ियों की ओर से भी केवल उपेक्षा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। उसके नस्लवादी विरोधियों द्वारा उसे बदनाम करने, धिक्कारने, लड़ाई के लिए उकसाने, टीम से बाहर करने, उस पर हमला करने, उसके हाथ पैर तोड़ने और यहाँ तक कि उसे जान से मारने तक की कोशिश करने का एक आक्रामक, सुनियोजित और समन्वित अभियान चलाया गया था। अपने करियर में 72 से अधिक पिचों पर उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था। उनके अकीलीज टेंडन एड़ी को टखने से जोड़ने वाली पेशी ऊतक को उन खिलाड़ियों द्वारा लगभग निकाल दिया गया था जिन्होंने उन पर अपने जूतों की स्पाइक से प्रहार किए थे। और वह कहता है कि उन अवसरों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया जब उसके साथ धोखाधड़ी की गई और वो गेम ब्रेक जो उसके पक्ष में जाने चाहिए थे किंतु नहीं गए। फिर भी जैकी रॉबिन्सन ने रिकी के साथ अपने अलिखित समझौतों को कायम रखा, कभी भी क्रोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि स्थितियां क्रोध के लायक थी। वास्तव में लीग में अपने 9 वर्षों के दौरान उसने कभी भी किसी अन्य खिलाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। गुस्सा मारना तो बहुत दूर की बात थी। आज के एथलीट हमें बिगड़ल और गर्म मिजाज वाले लगते हैं, लेकिन हमें इस बात का कोई भान नहीं है कि उस समय लीग कैसे होती थी। 1956 में बेसबॉल गेम के इतिहास के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक टेड विलियम्स एक बार अपने प्रशंसकों पर थूकते हुए पकड़ा गया था। एक श्वेत खिलाड़ी के रूप में वह न केवल दंडित होने से बच पाया बल्कि बाद में उसने संवाददाताओं से कहा, मैंने जो किया वह उसके लिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं सही था और यदि वे अब फिर से मेरी हुंटिंग करेंगे, मुझे अपमानित करने का प्रयास करेंगे, तो मैं उन लोगों पर फिर से थूकूंगा। मुझे उन पर थूकने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक अश्वेत खिलाड़ी के लिए इस तरह का व्यवहार न केवल अकल्पनीय होता बल्कि अदूरदर्शी और मूर्खतापूर्ण भी होता। रॉबिन्सन के पास इस तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसा करने से न केवल उसके करियर का अंत हो जाता बल्कि उसका एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग भी एक पीढ़ी के लिए और टल जाता। जैकी के रास्ते ने उसे अपने ईगो और कुछ मामलों में एक इंसान के रूप में निष्पक्षता और अधिकारों की अपनी बुनियादी भावना को अलग रखने के लिए बाध्य किया। अपने करियर की शुरुआत में फिलाडेल्फिया फिलिज के प्रबंधक बेन चैपमैन एक खेल के दौरान ताने मारने और नस्लीय टिप्पणी करने में खासतौर से कुछ ज़्यादा ही क्रूर थे। जंगलों में तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, काले लड़के, वह बार बार चिल्लाया। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ खेलो, निगर। न केवल जैकी ने कोई हरकत नहीं की बल्कि कोई जवाब भी नहीं दिया, बावजूद इसके कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसा कि उसने बाद में लिखा था, वह चाहता था कि कुतिया के उन गोरे पिल्लों में से एक को पकड़े और अपने उसी काले मुक्के से उसके दांत तोड़ दे जिसे वे तुच्छ समझते हैं। 1 महीने बाद उसी चैपमैन के साथ एक दोस्ताना फोटो खिंचवाने के लिए वह सहमत हो गया जिससे कि उस आदमी की नौकरी बचने में मदद मिल जाए। इस तरह के एक घटिया इंसान के साथ पोज देने का विचार, उससे मेल मिलाप करने का विचार किसी को भी बहुत ज़्यादा असहज कर सकता है। रॉबिन्सन ने इसे अपने जीवन की सबसे कठिन चीज़ों में से एक कहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वह समझ गया था कि कुछ ताकतें उसे फंसाने, उकसाने और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यह जानते हुए कि बेसबॉल गेम से वह क्या चाहता था और उसे क्या करने की ज़रूरत थी, एक बात एकदम स्पष्ट थी कि अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसे क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। उसे यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। हमारा अपना मार्ग जिसकी हम आकांक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में उस बकवास की मात्रा से परिभाषित होगा जिससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। रॉबिन्सन की तुलना में हमें बहुत कम अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन इसका सामना करना अभी भी कठिन होगा। अपने आप में नियंत्रण रखना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। एक मशहूर फाइटर बास रटन
कभी कभी अपनी बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले अपने दोनों हाथों पर आर अक्षर लिखवा देते हैं। रस्टिंग शब्द के लिए डच भाषा में जिसका अर्थ होता है रिलैक्स या आराम। यदि एक फाइटर रिंग में क्रोधित हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है और संयम खो देता है तो उसकी हार तय है। जैसा कि जॉन स्टीनब्रेक ने एक बार अपने संपादक को लिखा था, निराशा से राहत पाने के लिए आपको अपने आप को नहीं खोना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आपका ईगो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। चाहे आप किसी प्रकाशक के साथ किसी विवाद में उलझे हो या किसी आलोचक, किसी दुश्मन या एक सनकी बॉस के साथ झगड़े में फंसे हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या उनके बारे में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। उन लोगों से आपकी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की उम्मीद करना बहुत जल्दबाजी होगी। यह बहुत जल्दी है। आप कॉलेज गए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया पर आपका अधिकार है, लेकिन यह तो आईवी लीग थी। ठीक है, लेकिन लोग तो अभी भी आप कॉलेज गए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया पर आपका अधिकार है, लेकिन यह तो आईवी लीग थी। ठीक है, लेकिन लोग तो अभी भी आपके साथ खराब व्यवहार करेंगे और वे अभी भी आप पर चिल्लाएंगे। आपके पास $1 मिलियन है या आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जिस नए क्षेत्र में से आप निपटने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रभावशाली हैं, आपके संबंध कितने अच्छे हैं, आपके पास कितना पैसा है। जब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण और सार्थक, तो आपको उपेक्षा से लेकर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपको भावनात्मक और मानसिक दोनों स्तर पर खड़े कर देगी। आपको शारीरिक रूप से भी थका कर चूर कर देगी। ऐसी संपूर्ण परिस्थितियों आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। इस परिदृश्य में ईगो उस चीज़ के बिल्कुल विपरीत है जिसकी इस समय ज़रूरत है। ऐसे में कौन होगा जो अपने आवेगों के वशीभूत होकर गलत व्यवहार करने का जोखिम उठाएगा, या कौन होगा जो इस बात पर विश्राम करने का जोखिम उठाएगा? यह मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है, या कौन होगा जो उस अति महत्वपूर्ण कार्य को टालने का जोखिम लेगा जिसे वह पसंद नहीं करता है? जिन्होंने अपने ईगो को वश में कर लिया है, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब दूसरे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इससे आपकी गरिमा नहीं गिरती है, इससे उनकी गरिमा गिरती है। आपके रास्ते में आगे थोड़ा सा अपमान मिलेगा, थोड़ी अस्वीकृति मिलेगी, थोड़ा भाड़ में जाओ तुम जैसी चीज़ें मिलेगी, कुछ एक तरफा समझौते करने पड़ेंगे, आप पर चिल्लाया जाएगा। आपको उन चीज़ों से उभरने के लिए पर्दे के पीछे काम करना होगा जो आसान होनी चाहिए थी। यह सब आपको गुस्सा दिलाएगा, यह आपको वापस लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इन चीज़ों के कारण आप यह कहना चाहेंगे कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं नेत्रबाज हूँ। इन चीज़ों के कारण आप यह कहना चाहेंगे मैं इससे बेहतर हूँ और मैं और ज़्यादा का हकदार हूँ। बेशक आपका मन करेगा कि जिस किसी ने भी आपके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है उसके स्वीकार कर दे, उसे उसी की भाषा में जवाब दे दे। इससे भी बदतर आप उन सभी लोगों से लड़ने और बहस करने के लिए तैयार होना चाहेंगे जो लोग उस मान सम्मान, प्रतिष्ठा या पुरस्कार के लायक नहीं है जो उन्हें मिले हैं। दरअसल हकीकत यह है कि कई बार ऐसा भी होगा जब दूसरे लोगों को वे अतिरिक्त भत्ते और पुरस्कार दिए जाएंगे जिन्हें आपको दिया जाना चाहिए था। जब कोई व्यक्ति आपको उस गंभीरता से नहीं लेगा जिस गंभीरता की आप उम्मीद करते हैं, तो उस समय आपको अपना आवेग और गुस्सा उन्हें ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब इसके बजाय आपको कुछ नहीं करना चाहिए।
इसे ग्रहण कर ले। इस अपमान के घूंट को तब तक पिए जब तक आप बीमार न हो जाए। इसे सहते रहे, इन बुरी चीज़ों को भूल जाए और कड़ी मेहनत करते रहे। अपने इस गेम को अच्छी तरह खेलें, शोर को नज़रअंदाज कर दे। ईश्वर के प्रेम के लिए उसके द्वारा खुद को विचलित न होने दे। संयम एक कठिन कौशल है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। आपको अक्सर लुभाया जाएगा, शायद इन लालचों द्वारा आप पर काबू भी पा लिया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने आप को पूरी तरह संयमित कर लिया हो। संयमित वीडियो आपको अक्सर लुभाया जाएगा, शायद इन लालचों द्वारा आप पर काबू भी पा लिया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने आप को पूरी तरह संयमित कर लिया हो, खुद को पूरी तरह काबू में कर लिया हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। यह जीवन का एक कालातीत तथ्य है कि आने वाले नए लोगों को पहले से स्थापित लोगों की गालियों को सहना पड़ता है। रॉबिन्सन 28 वर्ष का था जब उसने डॉजर्स के साथ शुरुआत की, और वह पहले से ही एक आश्रित व्यक्ति और एक सैनिक दोनों के रूप में जीवन में बहुत कुछ सहन कर चुका था। फिर भी उसे फिर से ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। यह जीवन का एक दुखद तथ्य है कि नई प्रतिभाओं को नियमित रूप से लगातार अनदेखा किया जाता रहा है, और यहाँ तक कि जब किसी प्रतिभा को पहचान भी लिया जाता है तो अक्सर उनकी सराहना नहीं की जाती है। कारण हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन यह यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जब तक आप इस सफलता को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। इस दौरान आपको इसे अपने उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। भले ही उन उद्देश्यों को सही तरह से विकसित करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय लगे, दूसरों से उनकी शर्तों पर सीखने के लिए, अपने आधार को निर्मित करने और खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। रॉबिन्सन के सफल होने के बाद जब उसने रूकी फेस ऑफ द ईयर ऑफ आइकॉन और MVP का सम्मान हासिल करके अपने आप को साबित कर दिया, और डीजर्स की टीम में उसका स्थान निश्चित हो गया। रॉबिन्सन के सफल होने के बाद जब उसने रूकी ऑफ द ईयर और MVP का सम्मान हासिल करके अपने आप को साबित कर दिया और डॉजर्स की टीम में उसका स्थान निश्चित हो गया, तो उसने एक खिलाड़ी और एक व्यक्ति के रूप में खुद को और अपनी सीमाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना शुरू कर दिया। अपनी जगह पक्की करने के बाद उसने महसूस किया कि जरूरत पड़ने पर वह अंपायरों के साथ बहस कर सकता था। अगर उसे किसी के खिलाड़ी को पीछे हटाना हो या संदेश देना पड़े तो वह अपने कंधों की ताकत से उसका परिचय करा सकता था। रॉबिन्सन कितना भी आत्मविश्वास युक्त खिलाड़ी क्यों न बन जाए, बन गया हो और कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो गया हो, उसने कभी प्रशंसकों पर नहीं थूका। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी विरासत को ठेस पहुंचे। उसने अपने खेल जीवन के पहले दिन से लेकर रिटायर होने तक एक शानदार खेल और आचरण का प्रदर्शन किया था। जैकी रॉबिन्सन उसने अपने खेल जीवन के पहले दिन से लेकर रिटायर होने तक एक शानदार खेल और आचरण का प्रदर्शन किया था। जैकी रॉबिन्सन भावनाओं से रहित व्यक्ति नहीं था। हम सभी की तरह उसमें भी गुस्सा और कुंठा जैसी भावनाएं मौजूद थी, लेकिन उसने जल्दी ही जान लिया कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था उस पर केवल संग्राम ही उसका साथ देगा, और अहंकार या ईगो के लिए न तो कोई जगह थी और न ही कोई क्षमा। ईमानदारी से कहा जाए तो इस तरह के रास्ते बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।